छठवीं क्लास है। जो ये क्लास है ये SPD का छठवीं क्लास है। इसमें हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ UNA की स्थापना 24 अक्टूबर 1995 में हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। UNO का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 29 मंजिल का है। जो UNO का मुख्यालय है इसमें देखेंगे, UNO का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। UNO का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 29 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। UNA दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। UNA दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे UNO को वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिणी सूडान है। UNO की वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिणी सूडान है। भारत UNO का सदस्य वर्ष 1945 से है। भारत UNO का सदस्य वर्ष 1945 से है। UNO का संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। UNO का संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। इसके बाद देखेंगे UNO की अधिकृत 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश में अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषा है। UNO को आधिकारिक भाषा 6 भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी एवं स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषा है। UNO की कार्यपालिका UNO की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। UNO की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी एवं 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों की कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका के मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 है। UNO की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 में लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। UNO की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। UNO का प्रधान महासचिव होता है। UNO का प्रधान महासचिव होता है। UNO को प्रथम महासचिव त्रिवेली नॉर्वे थे। UNO के प्रथम महासचिव त्रिवेली नॉर्वे थे। प्रथम एशियाई महासचिव युथांड वर्मा थे। प्रथम एशियाई महासचिव युथांड वर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, नीदरलैंड में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 में हेग, नीदरलैंड में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित 1953 थी। यूनो को सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूनो में सर्वप्रथम हिंदी भाषा में भाषण देने वाले सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूनो दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बलक्ष्मी 1966 है। यूनो दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बलक्ष्मी 1966 है। भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा का आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसका प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान पर किए गए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। इसमें देखेंगे भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 में हुआ। देश की पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 में हुआ। भारत में पहली परमाणु विस्फोट 18 मई 1954 को राजस्थान के पोखरण में किया। भारत में पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोन से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कोस्मोड्रोम्स के प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1952 में अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1952 में अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा स्थापना था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कल्पकम चेन्नई में हुआ। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कल्पकम के चेन्नई में हुआ। उसके बाद देखेंगे साधारण जल से विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O डिटोरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरो ने 1932 में किया। साधारण जल विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O डिटोरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरो ने 1932 में किया। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत के पहली बार नांगल पंजाब 1962 में हुई। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत की पहली बार नांगल पंजाब में 1962 में हुई। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS खड़गवास पुणे महाराष्ट्र में है। भारत के प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1997 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान के संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचुकू नदी पर स्थित है। भारत एवं भूटान के संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है।
भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 में मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्मित 1972 मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 में रावतभाटा राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 रावतभाटा राजस्थान में अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर निर्माण 1991 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर निर्माण 1951 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरापार परमाणु विद्युत घर निर्माण 1993 में सूरत गुजरात में अवस्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत घर निर्माण 1993 में सूरत गुजरात में अवस्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलौर कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र बंगलौर कर्नाटक में है। भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 हेरॉन डोमर मॉडल पर आधारित है, जिसके कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। प्रथम योजना 1951 से 56 हेरॉन डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसके कृषि को सर्वोच्च सम्मानित प्रदान की गई थी। दूसरी योजना पीसी महालोबोनिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसके भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुई। तीसरी योजना सैंडली, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। तीसरी योजना सैंडली, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 में माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा था। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 एवं भयंकर सूखा था। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 59 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ। उसके बाद देखेंगे चतुर्थ योजना 1969 से 74 को गॉडगिल योजना सुरक्षा बल भी कहा जाता है। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को गॉडगिल योजना सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 मॉडल डी.पी. धर के तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का मॉडल डी.पी. धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त हो गया। पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। अनवरत योजना 1978 से 80 में, जिसमें रैलिंग प्लान भी कहा जाता है, जो जनक डॉक्टर गुन्ना मिनरल का प्रणेता प्रोफेसर रैनन फ्रिस थे। अनवरत योजना 1978 से 80 में, जिसमें रैलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक डॉक्टर गुन्नार मिनरल व प्रणेता प्रोफेसर रैनन फ्रिस थे। IRDPA, NREPA, TRY, ACM, DWA, CRA, RELGP जैसे कार्यक्रम छठवीं योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी। IRDP, NREP, ट्राइसिप्स, DRW, CRA, रेल गैप जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी। सातवीं योजना की अवधि 1985 से 90 था। सातवीं योजना की अवधि 1985 से 90 था।
जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ 7वीं योजना काल में हुई। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 से 86 का प्रारंभ 7वीं योजना काल में हुई थी। 8वीं योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। 8वीं योजना 1992 से 97 का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ 8वीं योजना में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को आरंभ 8वीं योजना में हुई थी। 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 7 थी। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 7 थी। 10वीं अब तक सबसे सफल योजना है। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12 थी। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12 थी। 12वीं योजना की अवधि 2007 से 2017 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जन्मदाता है, तो ये जन्मदाता है आपको डॉक्टर होमा जहांगीर भाभा है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जन्मदाता है डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा है। उसके बाद देखेंगे यूनो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यूनो की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1945 में हुई थी। देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी हुई थी 1956 में। देश के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। उसके बाद देखेंगे पहली योजनाओं के अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो ये प्रदान की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पहली योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रदान की गई थी। उसके बाद देखेंगे गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था, गरीबी हटाओ का नारा के पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था, तो पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो ये कार्यकाल था आपका 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017। उसके बाद देखेंगे रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा बेंगलोर में स्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है, ये आपका बेंगलोर में स्थापित है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये आपका हुआ था 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा का आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1948 में। भारी जल D2O की खोज किया था, तो भारी जल D2O का खोज किया था H.C. यूरो ने। भारी जल D2O की खोज किया था H.C. यूरो ने। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनो के प्रथम महासचिव कौन है, तो यूनो के प्रथम महासचिव है त्रिवेदी है। यूनो के प्रथम महासचिव कौन है, ये त्रिवेदी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह आपका स्थित है ट्राम्बे मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है, ट्राम्बे मुंबई में। यूनो की कार्यकारी भाषा कौन है, यूनो की कार्यकारी भाषा है, यह आपका दोनों हो जाएगा। यूनो को कार्यकारी भाषा है, इसमें हो जाएगा एक तो अंग्रेजी है और दूसरा इसमें आपका हो जाएगा स्पेनिश है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्पेनिश नहीं होगा, यहाँ पे अंग्रेजी और फ्रेंच होगा। यूनो का कार्यकारी भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच होगा। यहाँ ये गलत, ये स्पेनिश नहीं होगा, अंग्रेजी और फ्रेंच होगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही, तो ये असफल रही आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही, ये रही थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, यह है आपका नीदरलैंड में स्थित है। इसका देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो में हिंदी भाषा देने वाली प्रथम व्यक्ति है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति है, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी है। उसके बाद देखेंगे
वर्तमान में यूनो की कुल कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। ये आपका हो जाएगा वर्तमान में यूनो को कुल कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये आपका स्थित है कल्पक्कम में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कल्पक्कम में। इसके बाद देखेंगे सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपका होता है 2 वर्षों का। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा, ये 15 सदस्य होते हैं। इसमें जो हो जाएगा 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। रावत भाटा विद्युत घर किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? राजस्थान में है। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था? तो ये आपका किया गया था पोखरण में किया गया था। ये पोखरण राजस्थान में किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था? तो पोखरण राजस्थान में किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा हेरोड-डोमर मॉडल पर। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया है नांगल पंजाब में। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नांगल पंजाब में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में संविधान सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश है, तो ये आपका रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश है, तो ये आपका रूस हो जाएगा। वान की मून किस देश के निवासी है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया के। वान की मून किस देश के निवासी है? दक्षिण कोरिया के। काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? काकरापारा परमाणु रिएक्टर जो आपका स्थित है ये गुजरात में है। काकरापारा परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अमेरिका के द्वारा। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था? अमेरिका के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 9 वर्षों का होता है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो यह आपका किया गया था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? श्रीमती लक्ष्मी पंडित को किया गया था। यूनो को कितने प्रमुख अंग है? तो यूनो के जो प्रमुख अंग है वो आपका 6 है। यूनो को कितने प्रमुख अंग है? तो आपका 6 हो गया। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में जो आपका अस्थायी सदस्य है ये 5 है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो यह 5 है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य में आपका देखेंगे इसमें आपका हो जाएगा 10। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो यह हो जाएगा 10। यूनो में अधिकृत भाषाओं की संख्या है। यूनो में अधिकृत भाषाओं की संख्या जो आपका हो जाएगा इसमें 6 है। यूनो में अधिकृत भाषाओं की संख्या यह है आपका 6 है। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1998 में। चूखा किन 2 देशों को संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो ये आपका हो जाएगा भारत एवं भूटान। चूखा किस 2 देश के संयुक्त जल एवं विद्युत परियोजना है? भारत एवं भूटान के। अब हम लोग यूटी देखेंगे, यूनियन टेरिटरी। यूटी जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर है। गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ। गठन जो हुआ 31 अक्टूबर 2009 को। ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। शीतकालीन राजधानी जम्मू है। शीतकालीन राजधानी जम्मू है। क्षेत्रफल है 42,241 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल जो है 42,241 वर्ग किलोमीटर है।
जनसंख्या 99.4 लाख है। जनसंख्या जो है 99.4 लाख है। राजकीय भाषा है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी। राजकीय भाषा है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी। उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। सीमाएं हैं उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। सीमा जो है उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब है तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। उसके बाद इसका जिला देखेंगे, 22 जिला है। अनंतनाग, बंदीपोरा, बारामूला, कुलग्राम, बड़गांव, डोडा, गंदबरल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़ा, पूंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद। इसका जो जिला है 22 जिला है। अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलग्राम, बड़गांव, डोडा, गंदबरल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़ा, पूंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद। विधानसभाओं की संख्या है 114। विधानसभाओं की संख्या 114। विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष है। विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा की संख्या 5 है। लोकसभा की संख्या वहाँ पे 5 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ा है। सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ा है। प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रथम राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्य पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्य पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 1 राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 1 राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा देश पाकिस्तान को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 में हुई थी। इकतीस अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य के अनुच्छेद 337 लागू हुआ था। 31 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 के संबंध जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से था। संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संविधान जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा से था। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या 10 है। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या 10 है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा को समाप्त हुआ। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर की संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अब हम लोग देखेंगे यूनियन टेरिटरी दादर व नगर हवेली एवं दमन-दीव। दादर व नगर हवेली एवं दमन-दीव केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम दादर और नगर हवेली और दमन-दीव है। केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम दादर, नगर हवेली तथा दमन-दीव है। स्थापना प्रभावी 26 जनवरी 2020। स्थापना प्रभावी 26 जनवरी 2020। राजधानी दमन है।
क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 5,85,764 है। 5,85,764 है। जिला है 3 है। लोकसभा सीट 2 है। लोकसभा सीट 2 है। उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय जो है वो बॉम्बे उच्च न्यायालय है। प्रथम प्रशासन प्रफुल्ल खेड़ा पटेल है। प्रथम प्रशासन प्रफुल्ल खेड़ा पटेल है। प्रमुख भाषा कोंकणी, गुजराती और हिंदी है। प्रमुख भाषा कोंकणी, गुजराती और हिंदी है। द्वीप मुख्य रूप से द्वीप मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिले के नज़दीक स्थित है। द्वीप जो है मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य में वलसाड जिले में नज़दीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात राज्य एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। नगर हवेली गुजरात राज्य एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादरा चौरी तरफ गुजरात से घिरा है। नगर हवेली 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादर चारों तरफ गुजरात से घिरा है तथा नगर हवेली 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दादर व नगर हवेली एवं दमन द्वीप के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन व द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। दमन एवं द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 1779 में से 1954 तक दादर और नगर हवेली की पुर्तगालियों के अधीन रहा था। 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश बना। 1779 से 1954 तक दादर और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा तथा 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1961 में पुर्तगालियों को मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन व दीव गोवा का हिस्सा था। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तथा 97वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 97वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को अलग होकर दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 97वें संविधान संशोधन में गोवा से अलग होकर दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। दादर व नगर हवेली एवं दमन द्वीप से विलयन। दादर व नगर हवेली एवं दमन द्वीप और द्वीप से विलय, इसमें हम लोग देखेंगे। दो केंद्र शासित प्रदेशों दादर व नगर हवेली और दमन द्वीप के विलय हेतु दादर व नगर हवेली एवं दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री जी कृष्ण रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। दो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप के विलीन हेतु दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के विलय विधेयक 2009 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। यह विधेयक 17 नवंबर 2019 को लोकसभा से तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावित हो गया। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावित हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य है न्यूनतम सरकारी अधिकतम शासन। विलय का मुख्य उद्देश्य है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। इसके बाद देखेंगे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 31 अक्टूबर 2009 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम 2019 को तहत दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। यह आपका हो जाए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया।
वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों पहले 6 वर्ष का होता था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और पहले 6 वर्ष का होता था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीट होगी, जिसमें से 24 सीट पात अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए रिक्त रहेगा और 90 सीट पर चुनाव होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीट होगी, जिसमें 24 सीट पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लिए रिक्त होगा और 90 सीट चुनाव होगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा और एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा और एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा सीट 5 तथा राज्यसभा सीट 4 निर्धारित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा सीट 5 तथा राज्यसभा सीट 4 निर्धारित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा 1 सीट निर्धारित की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा सीट 1 सीट निर्धारित की गई है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख में 2 जिले लेह तथा कारगिल है। लद्दाख में 2 जिला है, लेह तथा कारगिल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर POK लद्दाख में तथा POK के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर POK लद्दाख में तथा POK को 2 जिला मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्य पंजाब हिमाचल प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 2 सीमाएं 2 राज्य पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 1 राज्य हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा 1 राज्य हिमाचल प्रदेश तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान के अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वर्तमान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलीन किस तिथि को हुआ था? तो ये आपका हुआ था 26 जनवरी 2020 को। केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप विलीन किस तिथि को हुआ था? तो 26 जनवरी 2020। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब किया गया है? तो ये किया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन कब किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित राज्यों में उच्च न्यायालय हैं? तो ये आपका हो जाएगा 2 में। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित में उच्च न्यायालय है? तो ये 2 में हो गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपका होता है 5 साल। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल होता है तो ये 5 वर्ष होता है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कितने सीट हैं?
तो ये आपका हो जाएगा 5 सीट है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीट है 5 है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के कितने सीट है, तो राज्यसभा के 4 सीट है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के कितने सीट है, तो ये 4 सीट है। जम्मू कश्मीर प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो ये आपका थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो राज्य की स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुई थी, 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल कितना है, तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वह 42,241 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है। अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो अनुच्छेद का 370 का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा भाग 21 से। भाग 21 से संबंध है 370 का। वर्तमान में भारत विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 10। वर्तमान में भारत में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या है, तो ये आपका हो जाएगा 10 राज्य है वैसे। उसके बाद देखेंगे जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया, तो ये समाप्त किया गया 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया था, तो ये किया गया था 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के किस खंड अभी तक नहीं हटाया गया है, तो 370 का 1 जो है उसको नहीं हटाया गया है। इसमें आप देखेंगे 1 को नहीं हटाया गया है, खंड 1 को नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35 कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था आपका 14 मई 1954 को। जम्मू कश्मीर में धारा 35 कब लागू किया गया था, 14 मई 1954 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, तो ये आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर कुल कितने ज़िले हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो आपका ज़िले हो जाएंगे वो 22 ज़िले हैं। जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं, ये 22 ज़िले हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो ये मिलती है आपका 2 राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो 2 राज्यों से मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो ये मिलती है 1 राज्य से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, 1 राज्य से मिलती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है, लद्दाख की राजधानी लेह है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है, लद्दाख की राजधानी लेह है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटों कितनी हैं, तो कुल विधानसभा 114 है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कुल विधानसभा सीटें कितनी है, 114 है। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो वर्तमान में अभी जो है वो 8 है। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है, तो ये अभी 8 है। गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था। गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यह श्रीनगर है। उसके बाद देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा कितने सीट निर्धारित है, तो लद्दाख के लिए आपका हो जाएगा D1। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा कितने सीट निर्धारित है, तो 1 हो जाएगा। लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं, तो लद्दाख में मात्राम 2 जिला है, मात्राम 2 जिला है। केंद्र शासित लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं, तो मात्राम 2 जिला है। भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया है, तो भारत सरकार में जो नया मानचित्र जारी किया है 2 अक्टूबर 2019 को। भारत सरकार ने नया मानचित्र कब जारी किया गया, 2 अक्टूबर 2019 को। पाक अधिकृत कश्मीर को कितने जिलों जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है आपका 2 जिला को। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को कितने जिलों को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है, तो 2 जिला को शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितनों देश से लगती है, तो ये आपका हो जाएगा 3। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है, तो 3। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किन देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो ये आपका नहीं करती है, नेपाल के साथ नहीं करती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर सकती है, नेपाल के साथ नहीं करती है ये। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित हो जाएगा लद्दाख। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है ये लद्दाख है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर कितनी भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया है, तो यह आपका है 5 भाषाओं को। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर कितने भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित किया है, तो यह 5।
जम्मू कश्मीर कौन सी एक राजकीय भाषा नहीं है? तो जम्मू कश्मीर की ये फारसी भाषा राजकीय भाषा नहीं है। जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा राजकीय भाषा नहीं है? यह है फारसी। केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी आपका है दमन में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है? यह है दमन में। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप कुल कितने जिले हैं? तो इसमें आपका टोटल जिला हो जाएगा 3। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में कुल कितने जिले हैं? यह आपका 3 है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप का प्रथम प्रशासन कौन है? प्रशासक ये होगा प्रफुल्ल पटेल। केंद्र शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली एवं दमन द्वीप का प्रथम प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल है। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप के लिए लोकसभा की कुल कितने सीट निर्धारित की गई है? तो ये आपका की गई है 2 सीट। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप के लिए लोकसभा की कुल कितने सीट निर्धारित की गई है? तो 2 सीट निर्धारित की गई है। उसके बाद देखेंगे जम्मू कश्मीर अनुसूची 370 कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 17 अक्टूबर 1949 को। जम्मू कश्मीर अनुसूची 370 कब लागू हुआ था? 17 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। गोवा पहले किसके अधीन था? तो गोवा जो सबसे पहले जो किसके अधीन था? ये पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा पहले किसके अधीन था? ये था पुर्तगालियों के। गोवा को आज़ादी कब मिली थी? तो गोवा को आज़ादी मिली थी 1961 में। गोवा की आज़ादी कब मिली? 1961 में। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 603 वर्ग किलोमीटर है। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है? 603 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग देखेंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल पहले भी कर सकता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सहकारी निकाय है, इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सहकारी निकाय है, इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होता है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसके सार्वजनिक मामले में पर्याप्त अनुभव होगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसके सार्वजनिक मामले में पर्याप्त अनुभव होगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति को सदस्य बनाया जाए जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले का अच्छा विशेषज्ञ हो। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाए जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले में अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण करने के लिए अधिकार सांसद को है। वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण करने के लिए सांसद को प्राप्त है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का वितरण का हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच करों का वितरण का हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच का वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति दोनों के सामने प्रस्तुत करता है। और राष्ट्रपति दोनों के सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। केंद्रीय और राज्य के मध्य वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी 1952 से 57 थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी 1952 से 57 थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 में अध्यक्ष YB रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 के अध्यक्ष YB रेड्डी थे। 22 नवंबर 2017 को 5वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद NK सिंह ने इनका अध्यक्ष नियुक्त किया। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद NK सिंह ने इसका अध्यक्ष को नियुक्त किया गया।
आर्थिक मामले के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लिहाडी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। आर्थिक मामले में पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी, नीति आयोग सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 को शुरू होकर अगले 5 वर्षों अर्थात 2020 से 25 अवधि तक रहेगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 को शुरू होकर अगले 5 वर्षों अर्थात 2020 से 25 अवधि तक रहेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243(1) के तहत किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई सरकार संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति आयोग का पूर्ण रूप है, यह आपका हो जाएगा। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग भारत सरकार में थिंक टैंक है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग के तरह ही कोई नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे को सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार में ऐसी योजना का निर्माण कर ले जो लोगों के हित में हो। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य है सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे पर सरकार को सलाह देना है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर ले जो लोगों को हित में हो। कार्य के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। कार्य के लिए आयोग के लिए 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। कार्य आयोग नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिस मेंबर, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिस मेंबर, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 5 होती है। पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त है। पदेन सदस्य का अधिकतम संख्या 4 होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है। पदेन सदस्य के अधिकतम संख्या 4 होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है। शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल प्रशासन में शामिल होते हैं। शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल प्रशासन शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिसके प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। उपाध्यक्ष में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के आधिकारिक होता है जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है जिसके निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद है। पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे।
नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। नीति आयोग का क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC करता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद NCD करता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। विश्व में GST सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। विश्व में GST सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को GST दिवस 1 जुलाई को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को GST दिवस 1 जुलाई को लागू किया गया, जो कनाडा देश से मॉडल पर आधारित है। GST का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 को संसद में लाया गया। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में लाया गया। GST विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में 11 वोट पड़े। GST विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में 11 वोट पड़े। लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। GST बिल पर राष्ट्रपति को अपना मंजूरी सितंबर 2016 में दी थी। GST बिल पर राष्ट्रपति को अपना मंजूरी 8 सितंबर 2016 में दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में GST लागू किया गया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में GST लागू किया गया है। GST अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित पर है। GST अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित पर है। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। GST ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। GST का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारत राज्य असम 12 अगस्त 2016 है। GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारत राज्य असम 12 अगस्त 2016 है। GST के अंतर्गत 7 अप्रत्यक्ष और 23 अधिभार केस में शामिल किया गया है। GST के अंतर्गत 7 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार केस शामिल किया गया है। GST संख्या में कुल 5 डिजिट होते हैं। GST संख्या में कुल 5 डिजिट होते हैं। GST के अंतर्गत निर्धारित की गई 4 प्रकार होती है: 5%, 12%, 18%, 28%। GST के अंतर्गत निर्धारित की गई 4 प्रकार है: 5%, 12%, 18%, 28%। GST परिषद अध्यक्ष वित्त मंत्री का स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। GST परिषद अध्यक्ष वित्त मंत्री की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। संविधान में अनुच्छेद 289(a) के तहत GST परिषद का गठन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 289(a) के तहत GST परिषद का गठन किया गया। GST परिषद मुख्यालय दिल्ली में, सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। GST परिषद मुख्यालय दिल्ली में है, सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33 है। GST का 3 भाग में बांटा गया है: CGST, SGST और IGST। GST को 3 भागों में बांटा गया: CGST, SGST और IGST। SGST राज्य सरकार लगाती है। SGST राज्य सरकार लगाती है। CGST केंद्र सरकार लगाती है। CGST केंद्र सरकार लगाती है। IGST का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और व्यवस्था सेवाओं पर GST से बाहर रखा गया। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बाहर रखा गया। GST चोरी करने वाले को 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। GST चोरी करने वाले के लिए 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। राज्यों में GST होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाती है। राज्यों में GST से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाती है। भारत में GST लागू करने वाला 161वां देश है। भारत GST लागू करने वाला 161वां देश है। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। नीति आयोग किस प्रकार का संस्था है? तो नीति आयोग संस्था गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग किस प्रकार का संस्था है? ये गैर संवैधानिक संस्था है। उसके बाद देखेंगे
नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो ये शायद फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में सबसे प्रथम जीएसटी 1 जुलाई 2017 को हुआ था। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017 को। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 280। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग किस प्रकार का संस्था है? तो वित्त आयोग जो संस्था है आपका संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग किस प्रकार का संस्था है? संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? तो नीति आयोग की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई। नीति आयोग की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2014 को की गई थी। भारत सरकार थिंक टैंक है। भारत सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग। भारत सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने थे। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे नरेंद्र मोदी बने थे। राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 243 झ में। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 झ में। केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है? तो ये करता है आपका वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है? तो ये वित्त आयोग करता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका अध्यक्ष थे के बाल योगी। के बाल योगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के बाल योगी थे। 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली थी? तो ये मिली थी 22 अक्टूबर 2018 को। 15वें वित्त आयोग की मंजूरी कब मिली थी? 22 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद देखेंगे नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो नीति आयोग का प्राथमिक कार्य है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। उसके बाद देखेंगे नीति आयोग का उपाध्यक्ष किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? तो ये आपका होता है कैबिनेट मंत्री का स्तर। कैबिनेट मंत्री का स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? कौन हुए? तो ये आपका हुए थे अरविंद पनगरिया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? तो अरविंद पनगरिया हुए। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के प्रथम सिंधु श्री खुल्लर है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है? सिंधु श्री खुल्लर है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नीति आयोग क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? तो नीति आयोग का क्रियान्वयन का दायित्व ए और बी दोनों पर है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर है। नीति आयोग का क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है NK सिंह है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है YV रेड्डी है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? YV रेड्डी है। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, यह आपका कहता है नीति आयोग। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है नीति आयोग। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में GST लागू किया गया था? तो ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में GST लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन द्वारा। GST बिल पर राष्ट्रपति मंजूरी कब प्रदान की? तो GST बिल पर राष्ट्रपति मंजूरी जो दिया था ये आपका दिया था 8 सितंबर 2016 को। GST बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की? तो ये 8 सितंबर 2016 को प्रदान की थी। इसके बाद देखेंगे भारत में GST किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है आपका विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। भारत में GST किस समिति के सिफारिश पर आधार पर लागू किया गया था? विजय केलकर समिति के आधार पर किया गया है।
जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये अमिताभ बच्चन है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये आपका अमिताभ बच्चन है। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा, यह हो जाएगा असम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपका 17 को। जीएसटी अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? ये 17 को। जीएसटी संख्या कुल कितने डिजिट होते हैं? तो जीएसटी संख्या में टोटल जो डिजिट होते हैं 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन करता है आपका राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 12 सितंबर 2016 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 289A के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया है? अनुच्छेद 289A के तहत। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखेंगे वित्त आयोग का गठन किस वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है 5 वर्षों के लिए। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्षों के लिए। विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने वाला भारत क्रम है? तो विश्व स्तर पर जो जीएसटी लागू करना 161वां है। विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने वाला भारत है, 161वां है। उसके बाद देखेंगे जीएसटी परिषद सदस्यों की कुल संख्या है? तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 33। जीएसटी परिषदों की कुल संख्या है 33 है। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा कनाडा के मॉडल पर। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर। उसके बाद देखेंगे सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे।